हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। ओके, तो सब बढ़िया ही रहना चाहिए। तो आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने स्टडी कर रखा है। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए भी पढ़ रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल भी स्टडी किया हुआ है। तो ये सारा कुछ मैटर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक और वर्ड पढ़ते हैं और वो है टॉर्क। इलेक्ट्रिक डायपोल जब हम किसी फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वो टॉर्क जनरेट करेगा। तो वो टॉर्क कितना लगेगा उसे समझते हैं। तो तुम सिंपल सा 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, बहुत आसान सा। तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो गई है आपकी और इसमें हम स्टडी करेंगे आज टॉर्क। टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो खुद डायपोल भी जनरेट करता है, उससे मतलब नहीं है, बाहर एक और अलग से कोई हमने फील्ड जनरेट किया एक्सटर्नल, उसमें इस डायपोल को रखा, तब उस पर कितना टॉर्क वर्क करेगा वो देखना है। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर an electric dipole AB is placed in electric field at an angle theta which is made of minus q and plus q charges। ठीक है, इसकी लेंथ भी हमें पता है पहले से, कितनी होती है 2l। क्लियर? तो एक डायपोल है हमारे पास AB जो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस से बना है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर प्लेस्ड। ये हमने कंसीडर कर लिया। कंसीडर, इसके बाद क्या होगा? फोर्स लगेगा। पहले फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। तो फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू क्यू ई। डायरेक्शन कहां होगी? इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वर्क करता है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक, ऐसे ही फिर बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। तो माइनस क्यू पर भी फोर्स यही होगा, F इक्वल टू क्यू ई। फोर्स यही है लेकिन डायरेक्शन चेंज है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दी, अपोजिट डायरेक्शन ई की। कैसे देखना? मतलब वेक्टर फॉर्म लगाएं तो ई वेक्टर, तो एफ वेक्टर, क्यू पॉजिटिव है। यहां पर एफ वेक्टर, ई वेक्टर और क्यू कैसा है? नेगेटिव। तो जो माइनस का क्यू है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट। यहां पर दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम, प्लस है। क्लियर? दोनों की डायरेक्शन सेम है, प्लस आ रहा है। माइनस का साइन हमें पता है, डायरेक्शन को क्या कर देता है? रिवर्स, उल्टा कर देता है। उल्टा कर दिया, माइनस कर दिया। ये लगेगा इधर, ये लग गया फोर्स है। अब ये वाला ऐसे रखा हुआ है डायपोल, यहां से एक रस्सी पकड़ के खींचो इधर, एक रस्सी पकड़ के इधर खींचो, तो ये से इधर खींचेगा, ऐसे जाएगा, ये इधर खींचेगा, तो मतलब ऐसे घूमना शुरू कर देगा। तो जो रोटेशनल फोर्स है एक तरह से वही टॉर्क है। फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट घूमना शुरू कर दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो रोटेशनल इफेक्ट ही होता है। 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं टॉर्क की डेफिनेशन, तो वही 11th क्लास से लिखते हैं। वी नो दैट टॉर्क क्या था? टॉर्क किसके इक्वल था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। जो फोर्स वर्क कर रहे हैं, ये पेयर की बात हो रही है, ठीक है, कपल जिसे हम बोलते थे। जब कपल पढ़ा था हमने 11th क्लास में, तो पढ़ रखा है कि दो फोर्सेस वर्क करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होगी उनकी, इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। उस कंडीशन में क्या होगा? वो दोनों के दोनों जब उस पर टॉर्क लगाएंगे तो उस टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल होगी? दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उनमें से कोई एक फोर्स, आइदर फोर्स कोई भी ले। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो
फोर्स कितना है, F कोई भी होगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करनी है हमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लाए, देखो इसमें हम देखते हैं लाइन ऑफ एक्शन, मतलब फोर्स जो लग रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है ऐसे, और ये वाला भी ऐसे इधर वर्क कर रहा है, तो इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई और इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई। ऐसे रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रहेगी तो लाइन यही। तो ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दिख रही है, ये बन रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मार्कर दिख रहा है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो गई, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और ऐसे बोल देते हैं सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, बी सी। समझ गए, टॉर्क का सिंबल यूज कर लिया हमने। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ गई, फोर्स ऐसे वर्क करेंगे। आगे भी ध्यान रखना, फोर्स की डायरेक्शन में ऐसे हैंड रखो, अपने आप डिस्टेंस दिखाई देगी बीच वाली, तो दिखाई दे रही है ना बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है। तो डिस्टेंस कितनी है, बीसी। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, इसमें ये इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपो। परपेंडिकुलर और हाइपो में रिलेशन निकाल देते हैं ट्राइंगल एबीसी से। फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, और हाइपो क्या है, 12 साइन थीटा। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2l साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई F कितना है, QE, और इंटू 2l साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2l को साथ साथ लिख लो, Q इंटू 2l, और बचा कौन, E साइन थीटा। कल पढ़ रखा है हमने क्या, कि Q इंटू 2l किसके ऊपर होता है, P के। तो ये फॉर्मूला हो गया PE साइन थीटा। टॉर्क टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, PE साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में से लिखेंगे टॉ वेक्टर इज इक्वल टू, 11th क्लास में पहुंच जाओ, पहुंच गए। साइन आता है तो वेक्टर में क्या आता है, क्रॉस। तो साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे इसे हम, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, हो गया तैयार। ये है वेक्टर फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। कल परसों कभी बात आई थी कि कॉस अगर है तो वहां पर डॉट आए, ठीक है। तो पी क्रॉस ई टॉ इज इक्वल टू आ गया। डायरेक्शन कहां होगी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फिक्स है, लर्न कर लो, अगर लिखने को आ जाए तुरंत बोलेंगे क्या, जिनके बीच में क्रॉस है उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, कौन कौन है, पी एंड ई। पी और ई दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, ठीक है। टॉर्क की यूनिट वही पुरानी न्यूटन इनटू मीटर, और इसी से निकली है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से आई है, तो वो पुराना है सब कुछ, उसमें कुछ भी नहीं। अभी इसकी कंडीशंस और पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कंडीशंस। तो कंडीशंस पढ़ेंगे उससे पहले दोबारा से देख लो, ए बी डायपोल है, तो कहां पर प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस्ड है, कितने चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। डिस्टेंस कितनी है बीच में, 2l, कितने एंगल पर प्लेस्ड है, थीटा। प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला फोर्स इसे इधर घुमाएगा, ऐसे सोचो, अगर ऐसा घुमाएगा ये, और ये वाला फोर्स इसे ऐसे घुमाएगा, तो ये दोनों के दोनों इस पर क्या जनरेट कर देंगे, टॉर्क, ठीक है। दोनों फोर्सेस लिख लिए हमने, टॉर्क की डेफिनेशन से, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स F था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई BC, और वो BC की वैल्यू हमने कहां से निकाल दी है, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है, ABC से वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को क्या लिखेंगे हम, P, और E है पहले से, और ये आ गया साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, क्लियर है। टॉर्क की वैल्यू P साइन थीटा हो गया, तो टॉर्क P क्रॉस E के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसकी कंडीशन समझते हैं, इसकी 2-3 कंडीशन है, और मेन एंगल बेस्ड है और कुछ नहीं। फिगर की हमें जरूरत पड़ेगी तो फिगर को इरेज नहीं करना है हमें, ठीक है। कंडीशंस देखो भाई क्या क्या आएंगी, कंडीशंस, कंडीशंस में देखते हैं।
कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन साइन थीटा साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो टॉर्क की वैल्यू आएगी पीई इंटू 0, साइन थीटा की वैल्यू 0, तो ये टॉर्क कितना आ गया 0। टॉर्क 0 होने का मतलब क्या हुआ, दिस कंडीशन इज नोन एज क्या है ये, इक्विलिब्रियम है ये, क्योंकि कोई फोर्स या फिर कोई भी टॉर्क वर्क नहीं कर रहा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब लेंगे हम थीटा को 90 डिग्री लेके चलते हैं, थीटा को कितना लेंगे 90 डिग्री लेते हैं थीटा, तो थीटा 90 देखते हैं। सेकंड कंडीशन इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन थीटा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, सॉरी, देन साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू 1, देन साइन थीटा साइन 90 हो गया, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी पीई इंटू 1 और टॉ इज इक्वल टू क्या आ गया पी। ये टॉर्क जो है वो मैक्सिमम है, दिस टॉर्क इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन कब लगेगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, सबसे ज्यादा टॉर्क वर्क करेगा तब, इस कंडीशन, ये कंडीशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरह से रखा होगा ये माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर लग रहा होगा फोर्स एफ, इधर लग रहा होगा भी फोर्स एफ, और इस समय सबसे ज्यादा टॉर्क वर्क कर रहा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, देन साइन 180 जो होगा वो भी कितना होता है 0। सो टॉर्क की वैल्यू पीई 0, तो आंसर कितना आया 0। बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, दो 0 आ गए, टॉ इज इक्वल टू ये भी 0, तो इसे भी हम यही लिखेंगे, दिस कंडीशन इज नोन एज, ये भी क्या है इक्विलिब्रियम। अब बड़ी प्रॉब्लम है भाई, दो इक्विलिब्रियम आ रही, एक 0 पर भी आ रही है और एक 180 पर भी, मतलब एक ये कंडीशन है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसमें डायपोल को ये रख दिया है माइनस क्यू प्लस क्यू, और एक ये कंडीशन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास और डायपोल ये रखा हुआ है, ये प्लस क्यू और ये माइनस, तो इसमें 0 एंगल है, इसमें 180 है, देखो पूरा का पूरा घुमा दिया है, ये रखा था प्लस क्यू को यहां से घुमा के इधर ले आए, प्लस क्यू को घुमा के इधर ले आए, तो पूरा एंगल हो गया 180 होगा, और इसी कंडीशन में प्लस क्यू को यहां ले गए, जब प्लस क्यू को नीचे लेके जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये 0 है, ये 180, दोनों ही कंडीशंस में टॉर्क 0, दोनों ही कंडीशंस कैसी हैं इक्विलिब्रियम की। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है देखो, इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस पर फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, अगर बाई चांस ये थोड़ा सा हिल जाए कैसे भी, तो ये वाला फोर्स इसे वापस नहीं ले जाएगा, ये वाला फोर्स इसे वापस नहीं ले जाएगा। अगर बाई चांस से थोड़ा सा हिल जाए कैसे भी, डिस्प्लेस हो जाए, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो उधर ही लग रहा है, तो ये वापस खींच लेगा, वही नेगेटिव वाला वापस इधर खींच लेगा। ठीक है, इसमें आ जाओ, ओके, इसमें देखो, अब इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर और पॉजिटिव पे लगेगा इधर। अब बाई चांस अगर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, अगर डिस्प्लेस हुआ तो क्या होगा, ये नेगेटिव वाला जो चार्ज है उसका फोर्स इसे घुमा के इधर ले आएगा ऐसे, समझो, नेगेटिव वाला फोर्स इधर लग रहा है, पॉजिटिव वाला इधर लग रहा है, तो अगर ये अभी तो इक्विलिब्रियम है, 180 में रखा है इक्विलिब्रियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये जरा सा यहां से डिस्प्लेस हुआ
तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा घूम के ऐसे आ जाएगा, प्लस क्यू वापस माइनस क्यू इधर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम है लेकिन कैसा वर्ड यूज करते हैं, अनस्टेबल है ये। कैसा है ये, अनस्टेबल। और ये कैसा है, स्टेबल। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस आई हमारे पास, अगर थीटा 0 है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब वो ऐसा ही रहेगा। और अगर थीटा 180 हो गया तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और उस कंडीशन में क्या होगा, वो अगर डिस्प्लेस हुआ तो पूरा घूम जाएगा। ठीक है, चलो, तो 3 कंडीशंस हो गई हमारे पास में, कौन कौन सी है, 0 और 180 दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरी अनस्टेबल, और एक थीटा 90, उस समय टॉर्क सबसे ज्यादा वर्क कर रहा होगा, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है थीटा 90। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। तो ये टॉर्क की बात है। तो डायपोल के लिए मैंने 4 डायमेंशंस कर लिए। डायपोल के लिए एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल पर इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल पर एट एनी जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल का क्या निकाल दिया है, टॉर्क, उसकी कंडीशंस भी लर्न कर लिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वही पुराना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा इंटीग्रेशन। ठीक है, और एक बात हमने लर्न कराई थी, जो डीएस है यहाँ पर वो एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां होती है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, जो भी सरफेस होगी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा एरिया। क्लियर, तो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की लेनी है हमें, बस ये बात याद रखना। समझते हैं, फिगर से देखते हैं क्या होगा। तो पहले इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या होगा। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन तो याद होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस के परपेंडिकुलर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। और अगर पूरी वैल्यू गिवन थी तो बोल दिया था कि इसे डायरेक्ट भी यूज कर पाओगे अगर एरिया पूरा दे रखा है तो। और ये क्लोज्ड कब यूज होगा, जब क्लोज्ड सरफेस होगी। अगर सिंगल सरफेस है, जैसे बोर्ड है, सिंगल सरफेस है, तो प्लेन एक तरह से, तो हम क्लोज्ड वाला साइन यूज नहीं करेंगे, ये तभी यूज करेंगे जब क्लोज सरफेस हो। ठीक है, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये भी पता है, डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, ये cos थीटा आएगा, यहां पर हटाएंगे तो यहां पर भी ईडीएस cos थीटा आ जाएगा, इंटीग्रेशन में ही आएगा। ठीक है, ये cos थीटा। अब थीटा का बड़ा कंफ्यूजन था, थीटा का जो कंफ्यूजन है तो उसी को जरा समझते हैं, थीटा के कंफ्यूजन को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। थीटा के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास भाई, थीटा की प्रॉब्लम क्या है, थीटा की प्रॉब्लम ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट रखी है इस तरह से, तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस का एरिया वेक्टर तो इधर होगा, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम, तो थीटा कितना आएगा, 0। ऐसे ही चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना दिया हमने, सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है, चलो अब ऐसे दूसरी कंडीशन रखते हैं, ऐसे रखिए सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कहां होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री है। बस ये बातें याद रखनी है हमें कि एरिया वेक्टर लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, एरिया वेक्टर, और उसी से सॉल्व करेंगे हम इसे। ठीक है, न्यूमेरिकल करने से पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और एक लाइन में क्या पढ़ना है हमें, गॉस थ्योरम। क्या पढ़ना है, गॉस थ्योरम, बहुत सिंपल सी थ्योरम है और बहुत पूछी जाती है,
न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं हमें, कई सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। और जब भी फ्लक्स का डेरिवेशन, फ्लक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ में गॉस थ्योरम यूज होगी। तो इसलिए पहले गॉस थ्योरम पढ़ लेते हैं, फिर ये सब वापस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे बस, उसके डेरिवेशन वगैरह बाद में करेंगे। अभी बस पढ़ इसलिए रहे जिससे हम न्यूमेरिकल्स कर सके। गॉस थ्योरम एकदम सिंपल सी थ्योरम है। क्या है कि गॉस ने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, क्लोज्ड सरफेस, किसी भी शेप साइज की कुछ भी हो, कैसी सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स, फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज, टोटल के लिए सिग्मा लगा दिया, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बाहर नहीं, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है। ठीक है, क्या है बोलो, फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस is equal to the ratio of total charge enclosed by the surface and epsilon naught. epsilon naught क्या है, absolute permittivity, पता है, absolute permittivity of free space। अगर मीडियम होगा तो ये नॉट हटा देंगे, तो हम फॉर्मूला ऐसा लिख देंगे, हमें मीडियम अगर कहीं दिखाई दे तो सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन बन गया मीडियम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो अभी के लिए, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे चलते फिरते कभी भी लर्न कर लेना। क्या है, कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज हो वो चार्ज और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज तैयार कर ली हमने, गॉस थ्योरम। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट समझ लो। गॉस थ्योरम में जो चार्ज होगा उस सरफेस के अंदर का चार्ज लेंगे, बाहर के चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं। पहली बात कौन सी, चार्ज कहां से लेंगे, अंदर अंदर वाला लेंगे, बाहर वाला चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, पहली। दूसरी बात, चार्ज अंदर जो होगा वो कैसे है उससे कोई मतलब नहीं। मतलब जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे प्लस चार्ज है, लीनियर है ये, अब कितना है सिग्मा क्यू, बस हमें नहीं मालूम लाइन में रखा हुआ है कि इस तरह सरफेस में है कि वो क्यूबिकल शेप में है, कहीं भी रखा रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उससे कोई मतलब, बस उस सरफेस के अंदर का चार्ज चाहिए, बस और बस। चार्ज कहां का चाहिए, उस सरफेस के अंदर, बाहर होगा तो भी मतलब नहीं, और लेकिन अंदर वाला पूरा चाहिए, टोटल चार्ज। और टोटल भी क्या, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उससे कोई मतलब नहीं। फ्लक्स जो होगा या तो अंदर आएगा या फ्लक्स बाहर जाएगा। फ्लक्स का मतलब फील्ड लाइंस, पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज होगा उसका तो फील्ड लाइंस अंदर आएंगे। याद आ गया, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन चलती है तो बाहर चली जाएगी, अगर वो नेगेटिव हुआ तो फील्ड लाइंस कहां आएंगी, अंदर। क्लियर, तो गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और इस फॉर्मूला का, फ्लक्स के फॉर्मूला का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल समझते हैं। तो न्यूमेरिकल्स ढंग से समझना, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला भी यही लिखा रहने देते हैं जिससे याद बना है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे और गॉस थ्योरम अभी हम पढ़ेंगे आगे, फिर से दोबारा पढ़ेंगे। डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन भी करना है, प्रूफ करना है, इसका एप्लीकेशंस पढ़नी है इसकी। पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे तो फिर छूट जाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स फर्स्ट, पहले क्यूब पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो कई पार्ट हैं इसके, एक दो पार्ट ढंग से समझेंगे फिर बता देंगे आपको। सबसे पहले, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड
एट सेंटर ऑफ क्यूब। चार्ज कहां रखा है? ये हमारे पास एक क्यूब है, ये हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के कहां पर है? वो सेंटर पर है क्यूब। सपोज क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। तो अब देखो क्यू चार्ज इस क्यूब के कहां है? अंदर। क्यू चार्ज कहां है? इसके अंदर। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स फॉर्मूला वही गॉस थ्योरम, फाई टोटल इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला सीधे सीधे गॉस थ्योरम से यूज किया गया, ठीक है। गॉस थ्योरम से यूज कर लिया। फाई इज इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या है? उस बॉडी के अंदर का टोटल चार्ज। तो उस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना था? क्यू ओवर एप्सिलॉन, ठीक है। अब सोचो प्लस क्यू चार्ज बीच में रखा है, तो यहां से फील्ड लाइन इधर भी चलेगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। मतलब उस एक रूम में सोच लो, रूम के बीच में चार्ज रखा हुआ है, तो हर एक से होके जाएंगी, हर दीवार से भी, छत से भी, जमीन से भी, सबसे जाएंगी। और जाएंगी भी कैसे? सोचो परपेंडिकुलर जाएंगी, सब जाएंगी परपेंडिकुलर। तो जितनी भी फील्ड लाइन अगर परपेंडिकुलर गई वो सब क्या बन जाएंगी? फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना था हमारे पास में? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फील्ड लाइंस जा रही है परपेंडिकुलर जितनी जाएंगी, जैसे यहां पे रखा है, यहां से जो परपेंडिकुलर इसमें से पास होगी, इसमें से पास होगी, जो इसमें से पास होगी वो क्या हो जाएगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। यहां से ऊपर गई, छत से होकर पास हो रही, तो पासिंग थ्रू द रूफ। जमीन से गई ग्राउंड, इधर वाली वॉल, इधर वाली वॉल, मतलब उसके 6 फेसेस है। मेन चीज क्या है? उसके कितने फेसेस है? 6। ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक पीछे और एक ये आगे वाला। कितने फेसेस हैं? 6। तो जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो 6 फेसेस से ही पास होंगे। जब 6 फेसेस से पास होंगे तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच सरफेस। फाई सरफेस और फेस बोल सकते हैं इसे, इज इक्वल टू क्या होगा? फाई टोटल में किसका डिवाइड कर दो? 6 का। फाई टोटल की वैल्यू कितनी है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओवर 6। तो फाई सरफेस किसके इक्वल होगा? क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत सबसे स्टार्टिंग का बहुत सिंपल था, इसमें कुछ था ही। प्लस चार्ज बीच में रखा था, टोटल चार्ज हो गया क्यू, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट बन गया फ्लक्स, और पूरा का पूरा सभी फेसेस से पास हो रहा था, तो 6 का हमने क्या कर दिया? डिवाइड, ठीक है। तो ऐसा लगा होगा इसमें क्या पढ़ा दिया सर, तो बहुत सिंपल सी चीज बताइए आपने। तो अब थोड़ा सा टफ कर देते हैं, चलो ज्यादा सिंपल लग रहा है तो ऐसा करते हैं। अब चार्ज को प्लेस कर रहे हैं कहां पर? देखो, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड at the surface of क्यूब। ये है हमारे पास क्यूब, ये बन गया क्यूब। इस क्यूब की सरफेस ले ली हमने ये, और चार्ज रख दिया यहां, रख दिया चार्ज, वही क्यू चार्ज कर दिया। अब प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, गॉस थ्योरम को तब यूज करेंगे जब चार्ज कहां रखा हो? बीच में, अंदर होना चाहिए, उसके बीच में ना हो तो अंदर तो हो। ये तो सरफेस पे रखा है, सरफेस पे रखा है, तो गॉस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, गॉस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक क्यूब को कंसीडर कर लो यहां पर, ये हमने एक क्यूब और कंसीडर कर लिया। देखो एक क्यूब और दिख रहा है, इसके साथ में एक क्यूब और कंसीडर कर लिया। जैसे ही हमने इस क्यूब को कंसीडर किया, वैसे ही इन दोनों क्यूब के बीच में आ गया वो चार्ज। समझ में आ गई? पहले कहां रखा था? सरफेस पे, लेकिन हम गॉस थ्योरम यूज कर रहे थे तो हमें अंदर चाहिए था वो चार्ज, तो हमने क्या किया? दोनों क्यूब के बीच में ले आए उसे, मतलब एक क्यूब और कंसीडर कर लिया कि बगल में और होता तो एक कहां होता? बीच में हो गया, बीच में। तो हम बोलेंगे टोटल फ्लक्स, फ्लक्स किससे? एसोसिएटेड विद बोथ क्यूब्स,
दोनों क्यूब के साथ में जो है फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों के साथ में एसोसिएटेड हो गया। पहले अकेला था तो ठीक है, अब लेकिन ये किसके साथ है, दोनों के साथ में, तो फिगर से मतलब है, सही है। अब क्या करें भाई, हमें ये तो हमने कंसीडर किया है, इसे हटाओ। जैसे ही इसे हटाओगे तो ये आधा फ्लक्स लेके जाएगा यहां से, क्योंकि दोनों ने बराबर बराबर बांट रखा है। आधा ले जाने दो उसे, जो बचा वो तुम्हारा। कितना बचा, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 1 क्यूब। एक है तुम्हारे पास, तो जितना दिया है ईश्वर ने उसी से संतुष्ट रहो भाई। एक दिया था, दूसरा तो तुमने कंसीडर कर लिया था, ठीक है। तो अपने पास रखो, एक क्यूब के लिए क्या होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट का हाफ, टोटल का हाफ हो गया हाफ। तो हाफ का क्यों किया पता लग गया, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास तो एक ही क्यूब था, दूसरा हमने कंसीडर किया था गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम तब यूज कर सकते हैं जब दोनों के बीच में चार्ज होगा। ठीक है, हो गया, सही है हमारा। लेकिन हमें अब ये भी तो चाहिए तो नहीं, ये तो चलो मान लो निकल आया एक क्यूब के लिए, एक क्यूब के लिए हमने पहले भी निकाल लिया था। अब फिर इसके बाद क्या किया था हमने, फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच सरफेस और किया था। अब समझो बात को, बहुत ढंग से समझना। जिस सरफेस पे चार्ज प्लेस्ड होगा, जिस सरफेस पर चार्ज प्लेस्ड होगा, उससे फील्ड लाइन जो होंगी वो परपेंडिकुलर थोड़ी जाएंगी, वो तो उसके अलाउंग चलने लगेंगी। भाई अगर चार्ज ही यहां रखा है, यहां से जो परपेंडिकुलर जाएगी वो तो सामने वाली वॉल के लिए होगी, वो तो सामने निकल गई। यहां से जो जाएगी वो सामने जाएगी। इस सरफेस के लिए तो क्या है, फ्लक्स जीरो। तो याद रख लो, जिस सरफेस पर चार्ज रखा होगा उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होगा। लर्न करो ढंग से। जिस सरफेस पर चार्ज रखा है उस सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू जीरो। फील्ड लाइंस तो है वहां पे, लेकिन फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही। हमें कौन सी फील्ड लाइन चाहिए होती है फ्लक्स में, जो परपेंडिकुलर पास हो। ठीक है, तो एक तो हो गया जीरो, ये हटाओ, ये ब्लॉक अलग कर दो। तो फाइव फॉर वन सरफेस at which charge is placed, और वो कितना है, जीरो। एक सरफेस जिस पर चार्ज रखा हुआ है उसके लिए फ्लक्स हो गया जीरो। कितनी सरफेस है क्यूब के पास में, 6। 6 में से एक के लिए फ्लक्स हो गया जीरो, बची कितनी, 5। तो टोटल जो फ्लक्स है क्यूब का वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो रिमेनिंग flux for remaining surfaces, flux for remaining surfaces phi is equal to total phi cube और अपॉन क्या है 5, नीचे 5 टू जा 10, आंसर आ गया q ओवर 10 एप्सिलॉन नॉट, आंसर है ये। समझे क्या है बोलो, चार्ज कहां होना चाहिए था, बीच में, सरफेस पर रख दिया था तो बीच में था नहीं, तो हमने क्या किया, एक क्यूब और बगल में कंसीडर कर लिया, दोनों के कहां आ गया, वो बीच में आ गया, दोनों के बीच में आ गया। उससे क्या होगा, टोटल फ्लक्स तो गॉस थ्योरम से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन हमारे पास तो एक ही क्यूब था, एक तो कंसीडर किया, इसे हटा दिया, बचा आधा, 2 का डिवाइड कर दिया। फिर मैंने एक चीज लर्न कराई कि जिस सरफेस पर चार्ज रखा होगा उस सरफेस पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो, तो ये फ्लक्स हो गया जीरो। बची कितनी सरफेस है हमारे पास, 5। 5 सरफेसेस जो बची वो टोटल फ्लक्स जो होगा वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 5 का डिवाइड कर दो, बचा कितना, क्यू ओवर 10 एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में। तो ये है हमारा कब, जब वो कहां पर रखा है, सरफेस पर। अब हम इसे रख देते हैं when charge is placed, third point, charge is placed at साइड और कोर भी बोल सकते हैं ऑफ क्यूब।
ये जो साइड है ये इस पर रख दो चार्ज को, ठीक है। तो यही बनाते हैं फिगर, हटा दो, दोबारा लिख लेंगे, काम नहीं चलेगा। देखो क्या किया हमने, एक फिगर बनाया, एक क्यूब ले लेते हैं छोटा थोड़ा सा, और इस क्यूब की साइड पर रख देते हैं एक चार्ज, ठीक है, साइड पर रख देते हैं, ये रख दिया हमने, रख दिया। अब इसे फिर वही सेम वही प्रोसीजर है, इसे बीच में लेके आओ, कैसे, कहां लेके आए, बीच में। तो बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, देखो एक क्यूब तो इधर बढ़ा लो, एक क्यूब तो ये आ गया हमारे पास, लेकिन अभी भी ये बीच में तो आया नहीं, ऊपर से खुला है, ये खुला है ऊपर से और एक क्यूब बना दो, ऊपर से एक क्यूब, क्या दो क्यूब बनाने पड़ेंगे हमें। अब देखो, अब ये चारों क्यूब के कहां है, बीच आ गया, ये लाइन जो है वो इन दोनों के बीच में हो गई, ऊपर वाले दोनों के बीच में आ गई, मतलब बीच में आ गई पूरे, क्लियर। तो ये चार क्यूब के बीच में आ गई चार क्यूब के। तो फिर अब मैं लिख नहीं रहा हूं, यहीं से समझना अपने आप ही। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल वो कितना होगा, क्यू और एप्सिलॉन नॉट। फिगर कितने हैं, क्यूब कितने हैं, 4। तो एक क्यूब के लिए क्या होगा, 5 क्यूब, कितना हो जाएगा, क्यू ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, क्योंकि 4 है, एक 3 तो हटाने ही है, तीनों एक ही बचेगा, टोटल ये है, तो एक पार्ट कितना हो गया, 4th पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब ऐसा करो, इसे देखो, चार्ज जो रखा हुआ था, कोई भी कोर हो, उस कोर के साथ दो सरफेसेस कनेक्टेड रहती है। जैसे अगर यहां देखें तो ये दोनों कनेक्टेड है, इसे देखोगे तो ये दोनों कनेक्टेड है, कोई भी साइड है, उस साइड के लिए दो सरफेस कनेक्टेड होती है उसके साथ। जब दो सरफेस कनेक्टेड होती है तो फिर वही बात, कितना हो गई, 2 के लिए 0, तो 5, 2 सरफेस के लिए 0, बची कितनी, 4 सरफेस। तो 4 सरफेस के लिए क्या होगा, 5 जो क्यूब का है वो 4th पार्ट हो जाएगा, 4 4 जा 16, क्यू ओवर 16 एप्सिलॉन हो गया 100। तो इसमें वही लर्न करना है, क्या लर्न करना है कि जो हमारे पास क्यूब जब साइड पर रखा होगा तो हमें कितने क्यूब्स और चाहिए होंगे, 3 और चाहिए, टोटल क्यूब कितने हो गए, 4, और 4 क्यूब में से हमें चाहिए टोटल तो हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चाहिए किसके लिए, एक के लिए, एक मतलब 4th पार्ट, 4th पार्ट मतलब 4 का डिवाइड, जिस साइड पर क्यूब चार्ज रखा हुआ है उससे दो सरफेसेस कनेक्टेड है, दो सरफेस दिख रही है सबको, एक तो ये कनेक्टेड थी इसके साथ में, एक ये कनेक्टेड है, तो 2 सरफेसेस कनेक्टेड है। जब 2 सरफेसेस कनेक्टेड हैं तो इन दो के लिए वैल्यू कितनी हो गई, 0, बची कितनी, 4, और 4 पार्ट हो जाएगा टोटल का, तो टोटल में 4 का डिवाइड कर दिया, 4 4 जा 60, ठीक है। तो ये बात हुई कब, जब कहां पर प्लेस था वो, साइड पर और कोर पर। 4th पॉइंट और देखते हैं, इसका फिगर नहीं बनाएंगे, वो आप लोग बनाते हैं। When charge is placed at the corner of cube, क्यूब का क्या लेंगे हम, कॉर्नर, ये आ गया कॉर्नर, यहां से हटा दो, हटा दिया। अब इसमें क्या है, अगर हम दो ऊपर से भी रख दें तब भी ये कॉर्नर पीछे से खुला है, सोचो सोचो, इसके ऊपर से भी अगर हम ऊपर से रख दें, पहले तो यहां था इसमें, तो ऊपर से रखते ही बंद हो गया, लेकिन अब ये कॉर्नर जो है वो पीछे से खुल गया, पीछे 4 और खड़े करने पड़ेंगे क्यों, 2 नीचे 2 ऊपर और 2 इसके ऊपर, तो टोटल कितने हो गए, 8, कितने हो गए, 8। तो 8 होने का मतलब हो गया टोटल फ्लक्स, जो 8 क्यूब्स हैं उसके लिए, फिर फ्लक्स एसोसिएटेड विद 1 क्यूब, तो किसका डिवाइड हो जाएगा, 8 का, हो गया डिवाइड 8 का। इस कॉर्नर के साथ कितनी सरफेसेस कनेक्टेड रहेंगी, देखो कोई भी एक कॉर्नर ले लो,
वो तो पीछे वाला दिखाई दे रहा है, इसे ले लेते हैं ये वाला। अब इसके साथ ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। मतलब एक कॉर्नर के साथ 3 सरफेस कनेक्टेड होंगी। एक कॉर्नर के साथ कितनी सरफेस कनेक्टेड होंगी? 3। जब 3 होंगी तो फॉर 3 एट विच चार्जेस कनेक्टेड। ठीक है, तो वो कितना हो गया? 0। फ्लक्स फॉर रिमेनिंग सरफेस, तो रिमेनिंग कितनी बची? 3 का डिवाइड, यहाँ कितना है? 8 3 जा 24 हो गया। आया बात कुछ समझ में? तो कुछ ऐसे लर्न भी कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोसीजर है। जब सेंटर पे होगा एक ही क्यूब होगा, सरफेस पे आएगा तो 2 क्यूब हो जाएंगे, साइड पे जाएगा तो 4 क्यूब हो जाएंगे, और कॉर्नर पे गया तो 8 हो जाएंगे। 1 2 4 8। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। 0 किसके लिए होगा? सेंटर पे होगा तो कोई 0 नहीं होगा, 6 का डिवाइड करेंगे। सरफेस पे होगा तो 1 0 हो जाएगी, बचेगी 5 का डिवाइड करेंगे। साइड में जाएंगे तो 2 सरफेस कनेक्टेड हो जाएंगी, बचेंगी 4 का डिवाइड करेंगे। और जब हम कॉर्नर में जाएंगे तो 3 सरफेसेस कनेक्ट हो जाएंगी, बचेंगी 3 का डिवाइड कर देंगे, खत्म। ओके, तो ये हो गए फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स। क्यूब पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स थे वो हैं। एक न्यूमेरिकल और कराएंगे अभी हम तुम्हें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कई बार कई तरह से पूछा है उस न्यूमेरिकल, कई बार और कई तरह से पूछा है, ध्यान रखना इस बात का। तो समझो, एक न्यूमेरिकल कराएंगे और वो कई प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं उसको, और ढंग से समझ लेना। उसके पीछे रीजन ये है कि उस पर बेस्ड डेरिवेशन भी है। मतलब अगर हम अभी समझ रहे तो हम कुछ डेरिवेशंस भी सिंपली कर पाए। देखो फिगर से समझाते हैं क्वेश्चन को। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया एक्स वाई जेड, एक क्यूब प्लेस्ड है यहां पर, ये है क्यूब। ठीक है, इसका ये सेंटर हो गया O, इसका नेम मेंशन कर देते हैं A B C D E F और ये G। अब क्या होगा? अब हमसे ये बोला इसने कि इस क्यूब की जो साइड है, साइड ऑफ द क्यूब इज 1 सेंटीमीटर। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वर्क कर रहा है जिसकी वैल्यू है 20x आई कैप। तो आई कैप और ये तो वेक्टर का मतलब है, ज्यादा कोई मतलब नहीं है। इसका सेंस ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x डायरेक्शन में, वही मैंने यहां बना दी। ठीक है, ये आई कैप केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? डायरेक्शन। अब समझो, अब हमसे वही फ्लक्स पूछेगा, चार्ज पूछ सकता है, इसके अंदर चार्ज कितना है और फ्लक्स कितना है, दो चीज पूछेगा। तो पहले फ्लक्स की बात करते हैं। फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस। क्लोज्ड क्यों किया? क्योंकि ये पूरा क्यूब बंद है। फाई इज इक्वल टू, अब बहुत ढंग से समझते चलना बच्चा लोग। देखो फ्लक्स जो होगा वो कितने पार्ट्स में इस इंटीग्रेशन को डिवाइड करते हैं? कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 6। कितने पार्ट्स में? 6। 5 एक साइड से लेके चलते हैं। पहले इधर वाला ले रहे हैं, O A G F, O A G F प्लस, ये बीच में बाद में लिखेंगे, प्लस इधर वाला ले लो, इधर वाला B C D E यार। ठीक है, ऊपर वाला ले लो, बोलो ना, A B C G प्लस नीचे वाला O D E F प्लस राइट साइड हो गया, लेफ्ट हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, पीछे वाला O D B A और तुम्हारे सामने वाला C E F G। 6 सरफेसेस हैं, वो ढूंढ लो अपने आप। एक इधर वाली हो गई, एक इधर वाली हो गई, एक ऊपर वाली हो गई, एक नीचे वाली हो गई, एक ये पीछे दिखाई दे रही है ODBA पीछे, और एक सामने। ये तो 6 सरफेसेस हो गई। डॉट हटा के सब में लगा दो cos थीटा, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। थीटा नहीं लिखा है ना? हाँ, एक स्टेप बचाने के चक्कर में है।
EDS cos थीटा और EDS cos थीटा। थीटा की वैल्यू ही पुट करेंगे हम सीधे, इसलिए नहीं लिखा थीटा। थीटा किस किस के बीच में एंगल है? थीटा एंगल किस किस के बीच में है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ठीक है, सपोज यही क्यूब सोच लो, ये क्यूब है। ठीक है, अब क्या होगा इसके हिसाब से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर में से लेके चल रहा है। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ध्यान रखना, ये एरिया वेक्टर 90, यहां पर 90, इधर 180, इधर 0, इधर 90, इधर 90। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, चार तो 90 हो गए। इधर वाला उधर वाला बचा। इधर वाला कौन सा है? ये OA, और इधर वाला कौन है? ये दोनों छोड़ देते हैं, बाकी सब में लगा देते हैं 90, 90, 90, 90, 90। और cos 90 क्या होता है? 0। तो मजा ही आ गया, ये तो खत्म, बेकार में इतना सब लेके चलना पड़ता। बचे दो, इनके एंगल भी देखो। इधर वाला, ये इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इस साइड में इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, ये इधर 180, 180, इधर वाला एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, मतलब 0। चलो भाई, cos 180 -1, अच्छा OAGF और EDS प्लस cos 0 1, BCDE EDS, सब कुछ 0, स्वाहा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, सब खत्म। ये दोनों बचे, cos 0 की वैल्यू 1, तो EDS बचा। cos 180 -1 था, माइनस ले लिया आगे EDS। यहां तक सभी क्वेश्चंस जितने भी आएंगे तुम्हारे सामने वो सेम, यहां तक तो ऐसे ही हो। इसके आगे प्रोसीजर बदलेगा, वो डिपेंड करेगा किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर, और उस ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया गया है उस पर। दो चीजों पर डिपेंड करेगा, ये ऑब्जेक्ट कहां रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। अब समझो कैसे डिपेंड करेगा। यहां तक सब सेम रहेंगे, याद रखने से। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड है 20x, ये तो डायरेक्शन छोड़, भूल जा, कितना है? 20x। तो मैं वैल्यू रख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड OAGF के लिए 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड BCDE के लिए 20। 70 हटा दो, मीटर ही कर दो। लो बताओ, सही है? देखो गौर से, ये ओरिजिन पर है तो इसके लिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये ओरिजिन पर है तो इसके लिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी। 20 इंटू 0 0, तो OAGF 0। ये आ गए OD, इतनी डिस्टेंस। ये इसकी क्या है? साइड ऑफ द क्यूब। साइड ऑफ द क्यूब कितना है? 1, x की वैल्यू 1, 20 इंटू 1 20। समझ गए? एरिया भी है DS, उसका इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे का एरिया। ये क्या होगा? क्यूब की एक सरफेस क्या होगी? स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? 1, तो इंटीग्रेशन में DS जो होगा वो 1 ही होगा। सो फाई इज इक्वल टू -0 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए हो गया 0, तो ये 0 प्लस BCDE के लिए है ये 20 और इंटू एरिया, एरिया कितना है? 1। आंसर आ गया 20। फाई की वैल्यू आ गई। यूनिट पता है फाई की? EDS से क्या है? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फ्लक्स आ गया। अगर तुमसे इसमें चार्ज पूछे तो गॉस थ्योरम यूज करना, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट 20 होगा, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू 20। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, रखो आंसर आ जाएगा, चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज निकालना सीख जाओगे तो सारा कुछ आसान है, फिर तो कुछ नहीं। अब
समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक्स था उसमें, ये ऑरिजिन था, ऑरिजिन पर एक्स की वैल्यू 0 हो गई थी। जब हम इस सरफेस पर आए तो ओडी आ गया, ओडी के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, साइड, साइड मतलब 1, 20 into 1 20। और ये क्या था, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड कितनी थी 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। अब डिफरेंस कहो कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे सर, तो ऐसा हो सकता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे दे दे 20 आई कैप, तो इसमें से क्या मिसिंग है, एक्स। अगर ये मिस हुआ तो फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यूज कितनी होंगी, 20 ही होंगी। क्यों, क्योंकि एक्स तो पुट ही नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। यहां पर यहां पर यहां पर कहीं चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। उससे मतलब ही नहीं कि वो कहां रखा है। पहले तो एक्स था तो हमें वो उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ी। अब कोई क्वेश्चन में ऐसे दे देगा 20 आई के, तो मतलब उसमें एक्स है ही नहीं। जब वो एक्स नहीं है तो फिर हम उसकी एक्स की वैल्यू पुट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब इस जगह पर भी 20 होगा, इस जगह पे भी 20 होगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर भी 20 आएगा, यहां पर भी 20 आएगा, -20 +20 आंसर कितना, 0। समझ गए, क्या समझे। अगर एक्स नहीं होगा, ठीक है, तो फ्लक्स 100% 0 होगा, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे न रख के यहां रख दे, वो ऐसे रख दी उसने ये, और बोल दिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी ये है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी है, ऐसे रख दे ऐसे। ठीक है, अब क्या करें, बोलो क्या करें, सोच लो, फिलहाल में सोच लो। दो क्वेश्चन हैं, एक जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स दिया होगा, एक जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स नहीं दिया होगा। अगर एक्स नहीं दिया है तो ये 20 रहेगा इसमें भी, इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए। बाकी चार तो 0 हो ही जाती है 90 से, बचती हैं दो, एक 180 पर एक 0 पर, तो इसका आंसर अभी भी 0 ही है। लेकिन इसका आंसर बदल जाएगा, ये कैसे बदल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओ ए जी एफ निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड बी सी डी ई निकालेंगे, नेम वही है जो यहां मेंशन है। अब ये जो सरफेस है पहली वाली इधर वाली, ये सरफेस कितनी डिस्टेंस पर आ गई, एक साइड, तो फिर हम इसे लिखेंगे 20 into 1 is equal to 20, और सॉरी इसमें 20 into 1 is equal to 20, और BCD ये वाली सरफेस, ये सरफेस कहां आ गई, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस हो गई, 2a, ए कितना है 1, 2 into 1 2, 2 का मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 40, 20 40 की जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चंस आएंगे। और क्यूब की जगह अगर सिलेंडर हो तो रोना मत, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये ले लिया हमने सिलेंडर, इसमें से ये देखो एरिया वेक्टर इसका इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो ये 90, ये खत्म पूरी सरफेस, बची ये और ये, तो ये 0 पर, ये 180 पर, दो ही बचती हैं। इसमें 6 आएंगी, 6 में से 4 0 हो जाएंगी, दो बचेंगी। सिलेंडर अगर आ जाएगा तो उसमें 3 आएंगी, तो ये वाली कर्व सरफेस को 0 कर देंगे, ये दोनों बचेंगी, तो वो प्रोसीजर वही 0 और 180 पे। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, ये यहां भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। तो यही क्वेश्चंस बनते हैं, क्यूब आ जाएगा या सिलेंडर आ जाएगा, ऑरिजिन में रखा होगा या दूर रखा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो फ्लक्स 0 ही आना है, होगा तो फिर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो ऑरिजिन पर है कि दूर है, कितना दूर है उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें एरिया के लिए रेडियस वगैरह गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे इसका एरिया। क्लियर, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गए। बेस्ड न्यूमेरिकल्स किस पर बेस्ड है, ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से इस पैटर्न में क्यूब वाले क्वेश्चन जो मैंने पहले कराए वो एक कंपटीशन लेवल की बात हो गई थोड़ी सी, वो कमी पूछे गए बोर्ड में, तो लेकिन ये क्वेश्चंस तो ऐसा सोचो हर नेक्स्ट ईयर एक साल अल्टरनेट करके पूछ ही लेता है वो, कभी क्यूब देगा, कभी आगे रखेगा, कभी पीछे रखेगा, कभी
इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स लगा के देगा, कभी नहीं देगा, कभी सिलेंडर देगा, तो चेंज करके देना ही देना है। तो ये क्वेश्चन ढंग से बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना, एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना इसको और सॉल्व। ठीक है, तो स्टडी प्रॉपर चली रही है आप लोगों की, और ढंग से स्टडी करते रहो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैंने पहले ही बोल दिया था, मेरे साथ साथ अपनी एक नोटबुक रखो, उसमें बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर कहीं हो सकता है थोड़ा फास्ट निकल जाए तो आपके पास तो आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, तुरंत पॉज करो, पहले नोट कर लो, फिर आगे देखो उसे, लेकिन नोट्स बना लो अभी से, उसमें वेट मत करो। क्लियर? ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस